गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन क्या है, हर एक चीज को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, इसी के साथ चलिए। आज न्यू चैप्टर है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन का क्या रोल है, हम क्या क्या फ्रिक्शन से क्या क्या फायदे हमें और क्या क्या नुकसान है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन आवर डेली लाइफ that we are experiencing by the friction. So now let us continue the chapter. So listen me carefully. So let us continue. So let me define the friction. So friction, the first point. Friction is a force that comes into play when two surfaces are in contact with each other when they have relative motion means friction is a force that comes into play. मतलब एक force, friction is a force. Which type of force? It is a type of contact force. We have two types of force, contact and non-contact force. So friction is a force that comes into play when two surfaces are in contact with each other. Then they have relative motion means what? Relative motion like that we are moving, another is also moving. like एक चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, तो दे हैव रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर। या ट्रेन पे बैठते, दो रेलगाड़ी है, आप एक पे बैठे दूसरे पे, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो रिलेटिव मोशन हम कहते हैं। देखो कितना फास्ट है, तो कितना एक ही डायरेक्शन में स्लो लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। एक्चुअली हम लोग बहुत स्पीड से जा रहे हैं, पर दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से हमें क्या लगता है, बिल्कुल आपस में देखें या तो दो बाइक से जा रहे हो, इधर बगल में देखो पेड़ पौधों को, लगता है कि बहुत फास्ट में हम लोग जा रहे हैं, मगर हम उसी से कंपेयर करें बगल वाले मोटरसाइकिल से, तो लगता है कि हम लोग थोड़ा, जो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लग रहा है कि ज्यादा स्पीड नहीं है, नॉर्मल है। तो ये बस इसी का इफेक्ट है रिलेटिव मोशन का। तो मैं बोलना चाहूंगा उसके बाद, इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन of a moving object. ये मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये एक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे ये आप एक ब्रिक है और एक ब्रिक को आप क्या करते हैं, खींचते हैं, जो एक सरफेस पे रखा हुआ है, एंड यू फाइंड डिफिकल्ट टू पुश और पुल। आप इसको खींचने में, एक क्या है, ब्रिक है, ईंट है, और इसको आप खींचना चाहते हैं, और ये दे हैव, इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, एंड यू फाइंड डिफिकल्ट टू पुल और पुश। आप उसको खींचने में मुश्किल होता है, हमें खींचने में। सो ये वर्क कैसे करता है, मतलब आप इधर खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक्का है
कि किधर ये किधर क्यों एक्ट करेगा, मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स, मीन्स यू आर पुलिंग इट, आप इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इधर की ओर इसको पुल कर रहे हैं। मगर एक और दूसरा फोर्स जो उधर की ओर वर्क कर रहा है वो कौन सा था, फ्रिक्शन। इधर की ओर वर्क कर रहा है, यहाँ पे इसी सरफेस पे वर्क करेगा, किधर की ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। एंड तो आपने जाना कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। फिर मैं बात करना चाहूंगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, इसके भी कुछ इस तरह से इनको और भी कुछ नाम दिया गया है। फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या तो इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, और सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक अंडरस्टूड हो जाना है, फ्रिक्शन भी बोले तो समझ जाना यही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो यही है, या फ्रिक्शनल फोर्स है तो यही है। तीन अलग अलग नामों से लिखा हुआ आपको मिलेगा, चाहे जो आप क्लास 8th में पढ़ते हैं वहां पे आपको जो टेक्स्ट बुक मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से मिलेगा। तो हमने बताया कि ये हमेशा किधर एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये था आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आप हाथ को ऐसे, हाथ को रब करो, भी फील, जैसे हम हाथ को ऐसे करते हैं हवा में, we find very easy, we find difficult to move our hand in the air, but as you rub your palms with each other, you feel something difficult than earlier. You find difficult to move, you find difficult to rub your arm with each other than the earlier. Now what is that? And you also feel warm while you were rubbing your palms. Now you start to feel something, you feel warmth of the hand you can feel. So there must be something, so heat is generated. Simply we can say that heat is generated when force of friction acts into play. मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब भी एक्ट करता है तो हीट जनरेट होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम डील करेंगे ये क्वेश्चंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो इतना बस याद रखना है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो बच्चों में बोलना चाहूंगा कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ कैसे, मतलब कहने का ये मतलब है मीन्स व्हाट इज द रीजन ऑफ, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर फ्रिक्शन। ये पॉसिबल रीजंस क्या है फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के पॉसिबल रीजंस क्या क्या होंगे उनके, मीन्स फैक्टर्स, मीन्स सिंपली वी कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में। Now factors affecting the friction. What are the factors affecting the friction? फ्रिक्शन के को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से रीजंस हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, द मेन इम्पोर्टेंट रीजन इज दैट the irregularities of a surface. सरफेस के इरेगुलरिटीज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इरेगुलरिटीज क्या होता है मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हम अक्सर, जैसे कि कोई सरफेस है कुछ इस तरह से, एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको भी लिया हमने कुछ इस तरह से लिया। अगर दो सरफेस अगर इस तरह से इरेगुलर सरफेस है दोनों, अगर दोनों सरफेस इरेगुलर है
टेक दिस द ऑब्जेक्ट ए, दिस वन द ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का सरफेस ये रहा, ऑब्जेक्ट बी का सरफेस ये रहा। तो व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जब वो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और आप इसको क्या कर रहे हैं, इधर की ओर मूव कर रहे हैं, या तो जिधर भी मूव करना है आप उधर कर सकते हैं इसको मूव। जब आप इसको मूव कर रहे हैं मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द, यू आर पुलिंग समथिंग, आप इसको पुल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शनल फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिधर की आप इसको पुल करके खींचना चाहेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि इनके जो इरेगुलरिटीज हैं एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगा। सो इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, सरफेस का इरेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल दूंगा, ये हाथ को चिकना है तो मैं मुश्क आराम होता है, मगर यही जब हम इसको हाथ पे यहाँ पे करो, यहाँ पे अगर हाथ ऐसे है तो यहाँ इसको रब करना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है रब करना, यहाँ आसान है, यहाँ पे वही रब करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटीज काफी कम है मगर यहाँ पे इरेगुलरिटीज देखें ज्यादा है। तो ये करने से क्या होता है, इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाता है, वो इंटरलॉक हो जाता है। इरेगुलरिटीज क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, द फर्स्ट रीजन इज दैट इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, सरफेस का इरेगुलरिटीज मीन्स इरेगुलरिटीज क्या होता है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस, सरफेसेस का जो इरेगुलरिटीज हैं उनका इंटरलॉक हो जाना, इंटरलॉकिंग ऑफ मतलब एक दूसरे से जब इंटरलॉक होगा तो ऑटोमेटिक जब हमें भी, जब इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज जब देखते होंगे क्या आप, इसमें ज्यादा मुश्किल होता है हमें करना। क्यों, क्योंकि जब इरेगुलरिटीज अगर ज्यादा है तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। सो वी हैव टू अप्लाई greater force to overcome the force generated due to इंटरलॉकिंग अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। अगर कोई गड्ढे में कोई गाड़ी ला रहे हैं या गड्ढे में या कोई भी कुछ भी अगर गड्ढे में हो जाएगा उसको खींचने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो ये आपके कॉमन लाइफ में है बच्चों कि अगर ऐसा होता है, इंटरलॉकिंग होता है तो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। सो द फर्स्ट वन, द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, सरफेस का इरेगुलरिटीज। So irregularities of a surface. The second one, weight of the object. Second one, weight of the object. First, irregularities of a surface, surface का irregularities, और second one, weight of the object. वेट, वेट क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ज्यादा जमीन से बिल्कुल चिपका हुआ मिलेगा। जमीन से क्या होगा, वो ज्यादा ही चिपका हुआ मिलेगा, जमीन से ज्यादा चिपका हुआ मिलेगा, और इसलिए खींचना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल। देखा होगा कि टेबल है, भारी टेबल है, उसको खींच के लाना, पुश या पुल करना हमारे लिए आसान होता है। प्लास्टिक का चेयर हो
या आपके लिए प्लास्टिक का कुछ भी हो, प्लास्टिक के जो वस्तुएं हैं उनको खींचने में या धक्का देने में वी फाइंड इजी टू पुश एंड पुल देम, बट इफ इट इज मेड ऑफ वुडन और आयरन देन वी फाइंड डिफिकल्ट टू पुल एंड पुश, बिकॉज जो उनका जो वेट है काफी ज्यादा होता है प्लास्टिक के आर्टिकल्स से, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से ज्यादा उनका वेट होता है. सो द सेकेंड थिंग, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का वेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का. या तो ऐसा भी हो सकता है कभी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कैसा हो, लाइट ऑब्जेक्ट हो, हल्का ऑब्जेक्ट हो, तो बोलेंगे सर क्या वो फ्रिक्शन हमेशा ऐसा ही करेगा? नहीं. अगर लाइट ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको दबा दे तो प्रेस्ड, इफ लाइट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेस्ड देन वी आल्सो वी फाइंड डिफिकल्ट टू पुल एंड पुश. प्लास्टिक का चेयर टेबल ही हो, अगर उस पर आप भारी भरकम सामान रख दें, उसके बाद बोला जाए उसको पुश कीजिए, पुल कीजिए, वी फाइंड डिफिकल्ट. अगर वही कुछ ना हो तो वी फाइंड इजी. सो सिंपल, आप फोर्स लगा रहे हैं मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा रहे हैं. तो मैं ये बोलना चाहूंगा द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिसाइडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स. द थर्ड वन, एडिसिव फोर्स. एडिसिव, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और वो जो वहां पे ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं, और वो सरफेस जो है थोड़ा सा कैसा हो, चिपचिपा नेचर का हो. जैसे मैं एग्जांपल में के तौर पे लेना चाहूंगा, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ग्लू गिरा दिया जाए और ग्लू के पास आप रब करें तो पेपर को खींचें तो मुश्किल होता है खींचना, क्योंकि एडेसिव फोर्स एक दूसरे को क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाकर वो क्या करता है, एक दूसरे को बॉन्ड को टूटने में मुश्किलें होती है. सो वी ऑल्सो फाइंड डिफिकल्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शन. सो द मेन टू रीजंस. सो इसमें सबसे मेन रीजन ये रहा है रेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये आपका एडिशनल फैक्टर्स हैं, मगर ये दो फैक्टर्स दे आर द मेजर फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. तो अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो इरेगुलरिटीज को बढ़ा दीजिए. इरेगुलरिटीज मतलब उसके सरफेस को. इरेगुलरिटीज का कहने का मतलब ये सिंपल है, स्मूथ के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट कितना स्मूथ है. रफ है तो ज्यादा मुश्किल होगा. रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर बात किया जा रहा है. रफनेस मीन्स स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा इरेगुलर है तो ज्यादा ही रफ होगा, ज्यादा अगर इरेगुलरिटीज कम है तो वह स्मूथ होगा. इसलिए स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है. तो इसीलिए तो हम लोग जो भी कुछ बनाते हैं फ्रिक्शन, मतलब ये है कि अगर आप इरेगुलरिटीज को बढ़ा देंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इरेगुलरिटीज को घटा देंगे फ्रिक्शन घट जाएगा. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बढ़ा देंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को घटा देंगे फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो ये आपके थे फ्रिक्शंस के घटाने और बढ़ाने की बातें थी. चलिए अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, हम लोग डेली लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. चलिए